ईरान और इस्लाम का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ईरान और इस्लाम का ज्यादा कोई ताल्लुक था नहीं। लेकिन फिर 5वीं सदी ईस्वी के बाद ईरान में मुसलमान दाखिल हुए और फिर एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया कि हर तरफ आज ईरान में शिया मुसलमान ही नजर आते हैं। लेकिन उस दौर का ईरान आज के ईरान से काफी बड़ा था। तुर्की, ओमान, सीरिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, यहाँ तक कि एशिया में भारत तक ईरान की सरहदें फैली हुई थी। यानी उस समय ईरान की सल्तनत आधी दुनिया पर राज करती थी। और आज से ठीक 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के उस समय के बादशाह खुसरो परवेज को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने उससे हक की दावत दी। लेकिन आधी दुनिया पर राज करने वाला खुसरो परवेज हुकूमत के नशे में इतना डूब चुका था कि अल्लाह के रसूल के भेजे गए इस खत को फाड़ कर फेंक देता है। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके उसके दरबार में लाने का हुक्म भी जारी कर देता है। लेकिन उस वक्त तक खुसरो परवेज को इस बात की खबर नहीं थी कि आखिर वो क्या करने जा रहा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसके बाद हम आगे इस वीडियो में करेंगे कि आखिर इस गुस्ताखी के बाद खुसरो परवेज के साथ क्या हुआ। जानेंगे इस्लाम और ईरान के बीच के इस रिश्ते को, जानेंगे कि आखिर ईरान में मुसलमानों की एंट्री कैसे हुई। लेकिन उससे पहले इस वीडियो से रिलेटेड आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल या डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस ना करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। इस्लाम के आने से पहले ईरान में पारसियों का राज हुआ करता था और यही धर्म वहाँ का सरकारी मजहब भी था। लेकिन खुसरो परवेज की एक गलती और ईरान का पूरा नक्शा ही बदल गया। ईरान मजूसियों का देश था, यानी कि आग की पूजा करने वाले। मुसलमानों के आने तक यहाँ की एक बड़ी आबादी इसी धर्म को मानती थी। ईरान का पुराना नाम फारस था और इस फारस में जिस पहले मुसलमान ने कदम रखा उसका नाम खालिद बिन वलीद था। दरअसल खालिद बिन वलीद के ईरान में एंटर करने का वाकया भी काफी दिलचस्प है। दरअसल उस समय ईरान पर हरमूज नामी बादशाह की हुकूमत थी और ये बादशाह काफी जालिम था। अरब और हिंदुस्तान से आने वाले व्यापारी पर काफी जुल्म और तशद्दुद किया करता था, उनके माल को लूट लिया करता। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता। और जब इस बात की खबर खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली, तब उन्होंने खालिद बिन वलीद को ईरान की तरफ रवाना किया और कमांडर खालिद बिन वलीद 18,000 फौजियों के साथ ईरान की तरफ रवाना हुए। और खालिद बिन वलीद के आने की खबर ईरानियों को पहले से ही मिल चुकी थी और इसीलिए तो वो खालिद बिन वलीद की इस फौज का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। एक तरफ आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाली पर्शियन एम्पायर और दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद के साथ मुसलमानों की फौज। दोस्तों, खालिद बिन वलीद एक ऐसे कमांडर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी और कमाल की बात यह है कि उनमें से एक भी जंग वो नहीं हारे। दोस्तों, खालिद बिन वलीद का जंग में लड़ने का अपना एक अलग स्टाइल था। खालिद बिन वलीद जंगों में टैक्टिक्स ऐसे इस्तेमाल किया करते थे कि सामने चाहे कितनी ही बड़ी एम्पायर का कमांडर हो, वो उनके सामने नहीं टिक पाता। खालिद बिन वलीद के जंग लड़ने का तरीका इतना असरदार था कि वो हारी हुई जंग को भी जीत लेते। दोस्तों, खालिद बिन वलीद के जंगों में आखिर क्या खास बात थी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अब आते अपने टॉपिक पर। एक तरफ खालिद बिन वलीद के चंद फौजी और दूसरी तरफ हरमूज की लाखों की फौज मैदान जंग में एक दूसरे के सामने खड़ी थी। ईरान का काजिमी शहर यही वो शहर है जहाँ पर मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के साथ अपनी पहली जंग लड़ी और इस जंग को नाम दिया गया जंगे सलासिल। ये इतिहास की एक ऐसी जंग थी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। दरअसल सासामी बादशाह हरमूज ने खालिद बिन वलीद को जंग लड़ने से पहले अकेले मुकाबला लड़ने का चैलेंज देने लगा और इस तरह खालिद बिन वलीद और हरमूज मैदान जंग में आमने सामने आ चुके थे। और इस तरह अकेले मुकाबला करने के बावजूद भी खालिद बिन वलीद ने पहले ही वार में हरमूज का सर धड़ से अलग कर दिया और इस मंजर को देखकर ईरानी फौज में दहशत फैल गई और वो मैदान छोड़कर भागने लगे। और इस जंग ने फारस के लोगों में मुसलमानों की एक ऐसी दहशत बिठाई कि सालों तक कोई भी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार न हुआ। 666 ईस्वी में हजरत उमर ने साद बिन अबी वक्कास को कमांडरशिप देकर फारस की तरफ भेजा तो इस सासा सल्तनत का
उसका हमेशा के लिए खात्मा हो गया। साद बिन अबी वक्कास ने सासानी बादशाह यजगद-दी-सोम को इस तरह से शिकस्त दी कि फारस में उसका नाम तक लेने वाला कोई बाकी न रहा। यहाँ तक कि इस पर्शियन एम्पायर को बाइजेंटीन एम्पायर भी खत्म नहीं कर पाई, लेकिन मुसलमानों ने उसे चंद दिनों में ही मिट्टी में मिलाकर रख दिया। और इस तरह मुसलमानों की 3000 के लश्कर ने जंगे कदसिया में इस एम्पायर को इस तरह से हराया कि कमांडर भी मारा गया और पूरी फौज में अफरा तफरी मच गई। और इस तरह ईरान में इस्लामी निजाम मुसलमानों ने बड़ी आसानी से कायम कर लिया और फारस की राजधानी क्रिस्फन को अपने कब्जे में ले लिया और फिर एक के बाद एक शहर को फतह करते गए। हमले से पहले साद बिन अबी वक्कास ने यजगद को दावत दी थी कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो मुसलमान अपनी फौज के साथ वापस लौट जाएंगे, लेकिन उसने जंग को चुना और फिर इसी जंग ने ईरान से 400 साल पुरानी सल्तनत का खात्मा कर दिया। और इस जंग की फतह के बाद ईरान अब पहला गैर अरब देश बन चुका था जहाँ पर इस्लाम कायम था। ईरान में इस्लाम को पहुँचाने में हजरत उमर का एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने न सिर्फ ईरान में इस्लामी हुकूमत को कायम किया बल्कि इस्लाम की तरक्की के लिए वहाँ पर सैकड़ों मस्जिदें और मदरसे बनाए गए। और ईरान में मौजूद मजूसी अपनी सल्तनत के खात्मे का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार हजरत उमर को ही मानते हैं, क्योंकि हजरत उमर ने साद बिन अबी वक्कास को ईरान फतह करने के लिए फारस भेजा था। और ईरान के मजूसियों की नफरत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए हजरत उमर को भी शहीद करवा दिया। हजरत उमर को शहीद करने वाला अबू लुलू एक फारसी ईरानी आतिशप्रस्त था, लेकिन फिर सन 650 के आते आते मुसलमानों ने पूरे फारस को फतेह कर लिया और पूरा ईरान इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। और ईरान के आखिरी बादशाह यजगर्द-सोम की बेटी शहबानो ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से निकाह कर लिया और इस तरह ईरान के शाही खानदान में भी इस्लामी खून बहने लगा। और इस तरह मुसलमानों ने सन 651 आते आते अजरबैजान, आर्मेनिया और खुरासान के पूरे इलाके को फतह कर लिया। यहाँ तक कि 8वीं सदी ईस्वी में जब अब्बासी खिलाफत की शुरुआत हुई तो उसने ईरान की तरक्की को बुलंदियों पर पहुँचा दिया। मुसलमानों ने ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐसी तरक्की की कि पूरे यूरोप के लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए ईरान आने लगे। और इतिहासकारों के मुताबिक 8वीं सदी ईस्वी तक ईरान की 25% आबादी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और ईरान में बैठकर दुनिया की तरक्की की गाथाएं लिखी जा रही थी। 11वीं सदी आते आते ईरान की 100% आबादी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और यही वजह है कि कुरान का सबसे पहला तर्जुमा भी फारसी भाषा में ईरान के लोगों ने ही किया। ईरान के बगैर इस्लाम का वो तस्वुर सामने नहीं आ सकता था जो आज पूरी दुनिया देख रही है। और इसी ईरान में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम गजाली और इमाम अबू हनीफा जैसे उन आलिमों ने जन्म लिया जिन्होंने मुसलमानों के सोचने, समझने और देखने का नजरिया ही बदल दिया। पूरी दुनिया में उनके करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं और ईरान में ऐसे ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे ऐसे आलिम पैदा हुए कि आज पूरी दुनिया के लिए वो रहनुमाई का एक जरिया बन चुके हैं। इस्लाम ने ईरान में ऐसी जड़ें जमाई कि वो सदियों तक मुसलमानों के इल्म फन का मरकज बना रहा। इसी ईरान के मौलाना रूमी और बायजीद बस्तानी जैसे शायर पैदा हुए। इस सरजमीन पर जाबिर बिन हयान, अल ख्वारिजमी और अल बैरून जैसे साइंसदानों ने जन्म लिया जिनकी लिखी किताबें आज भी ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। दोस्तों, ये दुनिया एक अंधेरे में डूबती जा रही थी, तब ईरान के मुसलमान आविष्कार पर आविष्कार किए जा रहे थे और यही मुसलमानों का वो सुनहरा दौर था जिसे गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के नाम से जाना जाता है। 8वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी तक दुनिया में विज्ञान पर सबसे ज्यादा किताबें फारसी और अरबी भाषा में ही लिखी गई है। ईरान सैकड़ों सालों तक अलग अलग मुस्लिम सल्तनतों का हिस्सा रहा। इस पर सामानियों, सल्जूकियों, सफियों और गजनवी अंपायर ने सालों तक हुकूमत की। बादशाहत और शहनशाहत का ये सिलसिला 1979 तक चलता रहा जब तक इमाम खुमैनी ने ईरान से पहलवी अंपायर का खात्मा नहीं किया। ईरान में आज 500 से भी ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। यहाँ पर 9 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। ईरान आज उस मुकाम पर है कि पूरी दुनिया में आज वो मुसलमानों की एक उम्मीद बनकर सामने आया है। ईरान ने पिछले 30 सालों से टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को इतना मजबूत कर लिया कि आज वो इजराइल जैसे हाईटेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले देश को टक्कर दे रहा है। ईरान ने आज अपने आप को काफी ताकतवर बना लिया है। ईरान आज मिस्र और इजराइल के बाद मिडल ईस्ट की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। ईरान के दुश्मनों ने ईरान को खत्म करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन आज भी वो सीना तान कर दुनिया के सामने खड़ा है। आज भी कई ताकतें ईरान के वजूद को मिटाने
बनाने की कोशिश में लगी है, लेकिन ईरान लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता जा रहा है। ईरान जिस ताकत के साथ फलस्तीन के साथ खड़ा है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में शामिल है। वैसे ईरान के बारे में आपको क्या लगता है? ईरान को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान एक ताकतवर मुल्क है और आगे चलकर अरब देशों की बजाय क्या मुस्लिम वर्ल्ड को ईरान लीड करेगा? दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। अलविदा।